प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। जितने भी मेरे पुराने दर्शक हैं वो भली भांति जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार विवाह से रिलेटेड नई नई जानकारियां लेकर आपके सामने उपस्थित रहता हूं। यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं और हमारी नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वह वीडियो आप आसानी से देख पाएं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कुंडली मिलान के बारे में। बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाती है, उनके रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं, तो सबसे पहला काम होता है कुंडली मिलान का। कुछ लोग नहीं करते हैं और बहुत सारे लोग कुंडली मिलान करते भी हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, शादी से पहले कुंडली मिलान कर लेना बहुत जरूरी होता है। यदि कुंडली मिलान के बाद हम शादी करते हैं तो बच्चों का जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय व्यतीत होता है। वैवाहिक जीवन में मतभेद होने की संभावनाएं बिल्कुल कम रह जाती हैं। आजकल बहुत सारे फोन ऐप चले हुए हैं जिनकी सहायता से आप जन्म पत्रिका का चार्ट भी बना सकते हैं और गुण मिलान भी कर सकते हैं, लेकिन उनके विश्लेषण के लिए तो आपको एक अच्छे ज्योतिषी की जरूरत पड़ेगी। कौन सी चीज़ को ध्यान में रखना है, कौन सी चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं, ये सब तो आपको एक अच्छा ज्योतिषी ही बता सकता है। या फिर आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, इस जानकारी के अनुसार भी आप अपने घर बैठे बैठे ही अपने बच्चों की जन्म पत्रिका का सही मिलान कर पाएंगे। आज मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगा। यदि ये पॉइंट आप अपने दिमाग में रख लेते हैं तो फिर कुंडली मिलान करते समय किसी भी प्रकार की गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और आप बिल्कुल सही तरीके से बच्चों की कुंडली मिलान कर पाएंगे। जो पहला पॉइंट है वो बनता है बच्चों की जो जन्म कुंडली होती है उसके लगन भाव से। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। जो सबसे पहला भाव होता है, जो फर्स्ट हाउस होता है, उसे हम लगन कहते हैं। अब लगन में हमें देखना है कि कौन सी राशि बनी हुई है। यदि लड़के की जन्म कुंडली का जो लगन भाव है वहां पर सम राशि है तो फिर लड़की की जन्म कुंडली का जो लगन भाव है वहां भी सम राशि ही होनी चाहिए। और यदि लड़के के लगन भाव में विषम राशि है तो लड़की के लगन भाव में ही विषम राशि होनी चाहिए। अब ये सम और विषम क्या है? 12 राशियां हैं। 12 राशियों में से 6 राशि सम है और 6 विषम है। सम और विषम तो आप अच्छे से जानते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम राशि हैं और 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सम राशि हैं। तो लड़के और लड़की की जो जन्म कुंडली है उनके जो लगन भाव हैं वहां पर एक ही कैटेगरी की राशि यदि आ जाती है तो फिर गुण मिलान हमारा बिल्कुल सही जाएगा। ये बनता है पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जन्म कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उन 12 भावों में से आप ये देख लीजिए कि चंद्रमा किस राशि में बैठे हुए हैं। जिस राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं वही आपकी बनती है जन्म राशि। तो जो पहले वाला पॉइंट है वही सूत्र आप अपनी जन्म राशि पर भी लागू कर दीजिए। अर्थात लड़के की जो जन्म राशि है यदि वो सम है तो लड़की की भी जन्म राशि सम होनी चाहिए, और यदि लड़के की जन्म राशि विषम है तो लड़की की भी विषम होनी चाहिए। यानी दोनों ही एक ही कैटेगरी की यदि जन्म राशि बन जाती है तो भी गुण मिलान हमारा बिल्कुल सही जाएगा। यह हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बनता है ग्रह मैत्री कूट। देखिए, गुण मिलान में 8 कूट होते हैं। प्रत्येक कूट से हमें कोई ना कोई अंक मिलता है, तो इनके जो टोटल अंक होते हैं वो होते हैं 36, और 36 में से कम 18 गुणों का मिलना जरूरी होता है। लेकिन मैंने बहुत सारी ऐसी जन्म कुंडलियां भी देखी हैं जिनके अंदर 25 गुण मिल रहे थे और उनका डिवोर्स हो गया, और बहुत सारी ऐसी जन्म कुंडलियां भी देखी हैं जिनके अंदर 15 गुण मिल रहे थे और उनका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चल रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि केवल गुण मिलने से ही सारी बातें नहीं बनती हैं। ग्रह स्थिति किस प्रकार से है, कौन सी दशा चली हुई है, किस कूट से कितने अंक हमें मिल रहे हैं,
वो सारी चीज़ों का विचार हमें करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर ग्रह मैत्री का विचार करते हैं, जो बहुत जरूरी है। ग्रह मैत्री से हमें मिलते हैं 5 अंक। अब इन 5 में से यदि 3 अंक भी हमें मिल जाएं तो इसको अच्छा माना जाता है, हम आगे बात को बढ़ा सकते हैं। अब ये जो ग्रह मैत्री होता है ये क्या होता है, इसको एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जन्म कुंडली में जो राशिपति होते हैं, राशियों के स्वामी होते हैं, उनके अंदर कैसी मित्रता है, इसी को ग्रह मैत्री कहा जाता है। अब ये मित्रता 5 प्रकार से होती है। एक तो अति मित्रता होती है, दूसरी होती है मित्रता, एक तो अति मित्रता, दूसरी होती है केवल मित्रता, और तीसरी होती है सम, न तो मित्र न शत्रु, और चौथी होती है शत्रुता, और 5वीं होती है अति शत्रुता। अब यहां पर यदि अति शत्रुता आपकी राशियों के अधिपति की है तो फिर यहां पर आपको 0 पॉइंट मिलेगा, और यदि उनके अंदर केवल शत्रुता है तो आपको यहां पर 1 पॉइंट मिल सकता है, और यदि अति मित्रता है तो फिर आपको 5 में से 5 पॉइंट यहां पर मिलेंगे, और यदि वो सम भी हैं तो फिर आपको यहां पर 3 पॉइंट तो मिल ही जाते हैं। तो ये होती है ग्रह मैत्री, इसको देखना बहुत जरूरी होता है। यदि ग्रह मैत्री में आपको 0 पॉइंट मिलता है तो फिर आपके वैवाहिक जीवन में मतभेद होना स्वाभाविक है, वैवाहिक जीवन में कलह बने रहना स्वाभाविक है। तो इस पॉइंट को देखना बहुत जरूरी है। यह हुआ तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट बनता है गण दोष। गण 3 प्रकार के होते हैं, देवता गण, मनुष्य गण और राक्षस गण, और यहां से हमें टोटल अंक मिलते हैं 6, और यदि 6 में से यदि हमें 4 भी मिल जाएं तो भी अच्छा माना जाता है। यदि राक्षस गण का लड़का हो और मनुष्य गण की लड़की हो और किसी भी प्रकार से इनका परिहार ना हो रहा हो तो निश्चित रूप से ये मानिए कि ये शादी नहीं चल सकती। यदि ऐसी अवस्था में हमने बच्चों की शादी कर दी और इस प्रकार से गण दोष आ रहा है तो फिर वो शादी टूटेगी, या तो डिवोर्स होगा या फिर लड़की की मृत्यु हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी होता है गण दोष गुण मिलान करते समय देखना। तो यहां पर कम से कम 4 अंकों का मिलना बहुत जरूरी होता है। जो 5वां पॉइंट है वो है नाड़ी दोष। इसको देखना बहुत जरूरी होता है, चाहे कुंडली में कितने ही गुण क्यों न मिल रहे हों, सब कुछ सही तरीके से क्यों न मिल रहा हो, यदि नाड़ी दोष आ रहा है और इसका परिहार नहीं हो रहा है तो फिर हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। शादी ऐसी अवस्था में नहीं करनी चाहिए, बात को वहीं पर रोक देना चाहिए, क्योंकि नाड़ी दोष बहुत खतरनाक दोष होता है। नाड़ी दोष यदि आ रहा है तो संतति उत्पन्न करने में भी आगे जाके दिक्कत हो सकती है, बीमार भी रह सकता है, लड़का या लड़की दोनों में से एक कोई बीमार रह सकता है, आर्थिक कंडीशन भी बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है, शादी के बाद कलह और कलेश का वातावरण भी बना रह सकता है। नाड़ी दोष को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आपने देखना ही देखना है, और इससे हमें 8 अंक प्राप्त होते हैं। तो कैसी भी सिचुएशन में नाड़ी दोष को आपने इग्नोर नहीं करना है। यदि नाड़ी दोष आ रहा है तो तुरंत किसी अच्छी ज्योतिषी से सलाह ले लीजिए। यदि इसका परिहार हो जा रहा है तो फिर अलग बात है, यदि इसका परिहार नहीं हो रहा है, नाड़ी दोष आ रहा है, तो फिर आपने बात आगे नहीं बढ़ानी है, वहीं पर रोक देनी है। शादी ऐसी सिचुएशन में आपने नहीं करनी है। यदि आप कर देते हैं तो वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मची रहेगी आजीवन। यह हुआ 5वां पॉइंट। अब बात करते हैं 6ठे पॉइंट की। 6ठे पॉइंट में हमें मंगलिक दोष का विचार करना चाहिए। जन्म कुंडली में मंगल यदि लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या फिर द्वादश भाव में यदि बैठा हुआ है तो मंगलिक दोष का निर्माण हो जाता है। लेकिन कई बार मंगलिक दोष का परिहार भी हो जाता है। कुछ ज्योतिषी ऐसे हैं जो चंद्र कुंडली से भी मंगलिक का विचार करते हैं, सूर्य कुंडली से भी मंगलिक का विचार करते हैं, और लगन कुंडली से तो होता ही है। यदि तीनों कुंडलियों से हम मंगल का विचार करेंगे तो 100 में से 85 कुंडलियों में मंगलिक दोष आएगा।
और जब 100 में से 85 कुंडलियों में मंगलिक दोष आएगा तो ऐसे तो फिर किसी की शादी हो ही नहीं सकती। सब मंगल दोष की वजह से शादी में विलंब होता रहेगा, अड़चने आती रहेंगी। तो विशेष रूप से हमें मंगलिक दोष का विचार लगन कुंडली से ही करना चाहिए। और लगन कुंडली में भी बहुत सारे परिहार हमारे ऋषि मुनियों ने इसके बताए हैं। यदि मंगल 5 डिग्री का जन्म कुंडली में बैठा हुआ है तो उसको आंशिक मंगलिक कहा जाता है, और यदि 25 डिग्री क्रॉस कर चुका है तो भी उसको आंशिक मंगलिक कहा जाता है। मंगल यदि अस्त हो गया है सूर्य की वजह से तो भी उसको आंशिक मंगलिक कहा जाता है। और यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मंगल ग्रह पर आ जाती है तो भी आंशिक मंगलिक हो जाता है, या फिर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जन्म कुंडली के 7वें भाव पर चली जाती है जहां से विवाह का हम विचार करते हैं तो भी इसको आंशिक मंगलिक कहा जाता है। तो यहां पर आंशिक मंगलिक का अर्थ क्या हुआ? आंशिक मंगलिक का अर्थ यह हुआ कि वैवाहिक जीवन में मंगल का प्रभाव तो रहेगा लेकिन बहुत ज्यादा खराब नहीं रहेगा। यह वैवाहिक जीवन को तुड़वा नहीं सकेगा, केवल वैवाहिक जीवन में मतभेद करा सकता है लेकिन तुड़वा नहीं सकता। और भी बहुत सारे सूत्र हैं मंगलिक दोष के परिहार के। लड़के की जन्म कुंडली में जिस भाव में मंगल बैठा हुआ है, यदि लड़की की जन्म कुंडली में उसी भाव में कोई क्रूर या पापी ग्रह आकर के बैठ जाए तो भी मंगलिक दोष का परिहार हो जाता है। बहुत सारे हमारे ऋषि मुनियों ने मंगलिक दोष परिहार के सूत्र बताए हैं, तो उनके आधार पर मंगलिक दोष का परिहार हो सकता है। तो इस पॉइंट को देखना बहुत जरूरी है। लेकिन यदि लड़का मंगलिक है और किसी भी प्रकार से मंगल दोष का परिहार नहीं हो रहा है तो फिर उसकी शादी मंगलिक लड़की से ही करनी चाहिए। या फिर लड़की मंगलिक है, किसी भी प्रकार से मंगल दोष का परिहार नहीं हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में मंगलिक लड़के के साथ ही उनकी शादी होनी चाहिए। यदि हम मंगलिक की शादी नॉन मंगलिक से और नॉन मंगलिक की शादी मंगलिक से कर देते हैं और परिहार किसी प्रकार का हो नहीं रहा है तो वो विवाह भी टूट जाएगा, नहीं चलेगा। या तो डिवोर्स हो जाएगा या फिर दोनों में से एक की मृत्यु हो जाएगी। तो गुण मिलान करते समय इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, कौन से ग्रह की महादशा चली हुई है, कौन से ग्रह की अंतर्दशा चली हुई है, जन्म कुंडली का जो 7वां भाव है उस 7वें भाव पर कौन से ग्रहों का प्रभाव है, अच्छे ग्रहों का प्रभाव है या बुरे ग्रहों का प्रभाव है, अलगाववादी ग्रहों का प्रभाव है, वो गुण मिलान करते समय, कुंडली मिलान करते समय बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन जो चीजें मुख्य थी यदि ये भी आप देख लेते हैं तो 70% कुंडली मिलान आप सही कर पाएंगे। तो प्रदर्शकों, आशा करता हूं जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको समझ में आई होगी और आप अपने घर बैठे बैठे अपने बच्चों की जन्म कुंडली का मिलान मेरे द्वारा दी गई जानकारी से कर पाएंगे। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, गुण मिलान मुझसे करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं और गुण मिलान एवं जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे आप करवा सकते हैं। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।